बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम था बाचू और पत्नी का नाम था राना। बाचू देवी का परम भक्त था। वो सुबह शाम पूजा करता था और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। अपनी पत्नी के साथ छोटा मोटा काम करके वो अपना जीवन निर्वाह करता था। पर वो कितनी ही मेहनत करता फिर भी आज तक उसे एक दिन भी भरकर खाना नहीं मिला था। गांव के जमींदार सुबोध बाबू के घर बेटा पैदा हुआ। उसी खुशी में सुबोध बाबू ने अपनी हवेली में पूरे गांव को न्योता दे दिया और ऐलान करवाया कि किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। सुनते ही बाचू को तो मन की मुरादी मिल गई। उसने अपने पत्नी से कहा वो जरूर जाएगा। अगले ही पल उसे अपनी दरिद्रता याद आ गई। वो सोचने लगा, एक तो हवेली जाने लायक उसके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, जो हैं उनमें भी पैबंद लगे हुए हैं और बहुत बुरी हालत में हैं, और न ही बच्चे को देने के लिए शगुन ही है। पत्नी ने बाचू के पुराने कपड़े सिल दिए और साफ पानी से मलकर धो दिए। फिर बाचू से बोली, अच्छे से जाइए, वे बड़े लोग हैं, आपका आशीर्वाद ही उनके लिए बहुत है। दूसरे दिन बाचू सुबह जल्दी उठकर नहाया और जल्दी पूजा करके थोड़ा सा गुड़ और एक लोटा पानी पीकर हवेली चल पड़ा। बाचू जल्दी हवेली पहुंचना चाहता था। हवेली पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, पर बाचू को खाने की जगह मिल ही गई। चारों तरफ स्वादिष्ट खाने की सुगंध फैली थी। मगन होकर बाचू खाने का आनंद उठा रहा था। इससे बढ़िया खाने की वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दही की हांडी उसके सर के ऊपर लटकी हुई थी। आते जाते किसी का सर हांडिया से टकराया और हांडी अचानक टूटकर बाचू के पत्तल पर गिरी। सारा खाना खराब हो गया। हाथ धोकर दुखी मन से पत्तल उठाकर वो चल पड़ा। बाचू मरा मरा सा जा रहा था। रास्ते में सुबोध बाबू ने पूछा, बाचू खाना ठीक से खाया ना? बाचू ने आज का जो वाकया था अपनी पूरी दरिद्रता की पूरी बात बता दी, जिससे सुनकर सुबोध बाबू बहुत दुखी हुए। उन्होंने बाचू से रात को रुकने का अनुरोध किया और कहा कि कल वो अपनी निगरानी में खाना बनवाएंगे और उसे खाना खाए बिना वो न जाने पाए। रात पर बाचू यही सोचता रहा कि सुबह एक बार फिर खूब स्वादिष्ट खाना मिलने को मिलेगा। कुछ भी हो जाए, इस बार तो पूरा पेट भरकर खाना खाऊंगा। यही सोचते हुए सुबह और जल्दी उठा, नहाकर गए कपड़े पहने, पूजा अर्चना करने के बाद खाने के लिए तैयार
हो गया। थोड़ी देर में सुबोध बाबू की देखरेख में खाना बाचू को परोसा गया। बाचू अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था। आज वो खास मेहमान आए, इतना खाना सिर्फ उसके लिए बना है। वो खूब चाव से खाना खा रहा था। पहली बार पेट तो भर गया, पर मन नहीं भरा। खाना और बातें चल रही थी। हवेली के बाहर पीपल के पेड़ पर एक पीला भूत अपनी पत्नी व बेटे के साथ रहता था। भूत बड़ा शैतान था। उसने बाचू को इतनी देर से खाना खाते देखा तो उसे शरारत सूझी। उसने झट से खुद को एक छोटा सा मेढक बनाया और पत्तल में रखे हुए भात में कूद गया। बाचू बातों में व खाने में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला और मेढक को बाचू भात के साथ पेट में निगल गया। तृप्त होकर और दान दक्षिणा लेकर खुशी खुशी बाचू घर को निकल पड़ा। रास्ते में मेढक बाचू के पेट में कूद फांद करने लगा तो बेचारे बाचू ने सोचा, जिंदगी में पहली बार तो पेट भरकर खाना खाया है, शायद इसीलिए पेट में अड़गम बड़गम हो रही है। पेट में मेढक ने थोड़ी देर कूद फांद करी, फिर उसने बाचू के पेट में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। बाचू ने हंसते हंसते ठाकुर को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया कि बड़े दिन बाद हंसाया भगवान। भूत ने सोचा, ये क्या हो रहा है? मैं इसके पेट में इसकी उठा पटक और धमाका चौकड़ी मचाई, पूरे पेट में इसकी गुदगुदी करने पर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरा क्या काम? अब चलना चाहिए। भूत ने धीरे से आवाज दी, मुझे जाने दो। बाचू ने सोचा, शायद कोई पीछे से कोई बोल रहा है। कुछ देर बाद भूत थोड़ा जोर से बोला। इस पर बाचू थोड़ा डर गया। वो मनी मन ईश्वर को याद करने लगा। इस पर भूत जोर से बोला, भैया मैं आपके पेट में हूं, गलती से चला गया हूं, अब बाहर आना चाहता हूं। अब तो बाचू की सांस रुकने लगी। वो घबरा कर भागने लगा। इससे पेट में भूत की सांस फूलने लगी। थोड़ी देर बाद बाचू को सामान्य हुआ तो उसे उस भूत पर बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्सों से बड़बड़ाया, तुम पेट से परेशान हो रहे हो तो मेरी बला से। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा हुक्का खूब गर्म करके लाओ। देखते ही देखते गर्म हुक्का आ गया तो बाचू ने हुक्के को खूब जोर से गुड़गुड़ाया। 2-3 गुड़गुड़ाहट के बाद बाचू ने हुक्के को खूब जोर से गुड़गुड़ाया। 2-3 गुड़गुड़ाहट के बाद धुआं भूत की आंख नाक में खूब घुस गया। पेट में भूत का खांसते खांसते और आंखें पहुंचते पहुंचते बुरा हाल हो गया। अब भूत अपनी शरारत पर बड़ा पछता रहा था। वहां जब काफी देर हो गई और भूत वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी और बेटा परेशान हो गए। भूतनी ने जल्दी ही एक सुंदरी का रूप बनाया और जा पहुंची बाचू के घर। हाथ जोड़कर पति की गलती की माफी मांगते हुए आजादी की गुहार लगाई।
उसे देखते बाछू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास में पड़ा डंडा जोर से जमीन पर पटका और उसकी तरफ दौड़ा और चिल्लाया, उस समय कहां थी जब तुम्हारा पति मेरे पेट में गया था? मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया और जब से पेट में है मुझे तंग कर रहा है। मैंने तो डंडा रखा है तुम्हारे पति के लिए। उसने जरा सा निकलने की कोशिश करी तो डंडे से मार मार कर उसका भुर्ता बना दूंगा। भागो यहां से, नहीं तो तुम्हारा भी भाई यार करूंगा। बड़ी आई भूत की वकालत करने। मेरे पेट में तुमसे पूछ कर गया था। बेचारी भूतनी अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गई। मां को अकेले देखकर बेटा समझ गया कि पिताजी को लाने में मां को सफलता नहीं मिली। इस पर छोटे भूत ने मां से कहा, मैं जा रहा हूं और पिताजी को लेकर आऊंगा। वो एक मासूम बच्चे का रूप बनाकर बाछू के घर पहुंच गया। उसने हाथ जोड़कर विनती करी कि मेरा पिताजी को छोड़ दो। बच्चे को देखकर भी बाछू का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने फिर अपना डंडा उठाया और भागा बच्चे की ओर। बच्चा तो सरपट भाग गया, पर अपनी शैतानी पर पेट वाला भूत बहुत पछता रहा था। जब छोटे भूत ने देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही है तो फौरन उसे एक उपाय सूझा। उसने खुद को एक मच्छर के रूप में ढाला और पहुंच गया फिर बाछू के पास। उसने भी शरारत शुरू कर दी। कभी बाछू के गाल को काटता तो कभी बाछू उसे भगाने के लिए अपने मुंह पर थप्पड़ मार लेता था। कभी मच्छर उसके कान के आसपास, कभी उसके कान में घूंघू करता। बाछू जितना जल्लाता मच्छर को उतना ही मजा आता। थोड़ी देर बाद मच्छर बाछू की नाक में घुस गया। अब तो बाछू की नाक में सुरसुरी घुरघुरी सब होने लगी। आछी करते करते उसका बुरा हाल हो गया। इस बार छींक इतनी तेज थी कि पेट वाला मेढक वाला भूत मुंह के रास्ते बाहर कूद गया और सरपट भागकर चैन की सांस ली। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। वो भूख से परेशान होकर गांव में पहुंचा। उसने वहां दड़बे में एक मुर्गी देखी। उसे मुंह में दबाकर भाग लिया और एक पेड़ की छाया में जाकर उसे खाने लगा। वहीं पेड़ पर कौवा बैठा हुआ था। उसे देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। ओह, ताजी मुर्गी, चलो बची खुची हमें भी खाने को मिलेगी। सोचते हुए कौवा कांव कांव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे कौवे आ गए। फिर सभी कांव कांव करने लगे। उनकी कांव कांव सुनकर उधर से गुजर रहा एक ग्रामीण रुक गया। जरूर वहां कुछ है सोचकर वो पेड़ के नीचे आया, जहां सियार आराम से ताजी मुर्गी मारकर खा रहा था। ओ, ये तो हमारे गांव की मुर्गी मारकर खा रहा है, कहते हुए उसने अन्य ग्रामीणों को आवाज दी। इससे कई ग्रामीण इकट्ठे हो गए। तब सबने मार पीट कर सियार को वहां से भगा दिया। सियार के जाते ही कौवा अपने साथियों के साथ मुर्गी की दावत
उड़ाने लगा। यह देखकर सियार को बहुत गुस्सा आया। कौवा की वजह से उसका स्वादिष्ट खाना छूट गया था। जबकि कौवा अपने साथियों के साथ उसकी लाई हुई स्वादिष्ट मुर्गी खा रहा था। सियार ने कौवा और उसके अन्य साथियों से बदला लेने का मन बना लिया। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके बाद सियार को बदला लेने का मौका भी जल्दी ही मिल गया। हुआ यूं कि एक बार जमकर पानी बरसा। कौवों के घोंसले पानी से भीग गए। वे ठंड से कांपने लगे। तब सियार ने कौवा को देखकर कहा, कौवा भाई, तुम चाहो तो बरसात से बचने के लिए मेरी गुफा में रह सकते हो। अरे नहीं सियार भाई, इसमें तुम्हें परेशानी होगी। कौवे ने कहा, काहे की परेशानी? मेरी गुफा बहुत बड़ी है, तुम सब आराम से रह सकते हो। कौवा ठंड से कांप रहा था। वह उसके साथी भी परेशान हो चुके थे। उन्होंने सियार की बात मान ली। सभी 30 कौवे के साथ सियार की गुफा में रहने लगे। मगर एक रात अचानक 10 कौवे कम पड़ गए। तब कौवे ने सियार से पूछा, सियार भाई, आज हमारे 10 साथी कौवे नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? इस पर सियार ने कहा, वे रात को यह गुफा छोड़कर चले गए। मगर क्यों? उन्होंने तो हमें बताया नहीं। कौवा आश्चर्य से बोला। उनका कहना था कि हम अपने काम स्वयं कर सकते हैं, आप पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए वे रात को ही कहीं चले गए। सियार ने वास्तविकता छिपाते हुए बताया, सियार तो पिछली रात ही उन 10 कौवों को मारकर खा चुका था। कौवा व अन्य कौवे ने सियार के झांसे में आ गए। कुछ दिन बाद 10 कौवे कम हो गए। इस बार भी 10 कौवे कम पड़ गए हैं। पहले बार कौवे ने सियार से पूछा, रात को 10 कौवे मेरे पास आए थे। वे बोल रहे थे कि हमें अपने 10 साथियों की बहुत याद आ रही है, हम उन्हें वापस लेने जा रहे हैं। ये कहकर 10 कौवे रात को ही उन्हें लेके चले गए। अब तो कौवा सियार की मासूमियत से कही गई ये बात ठीक लगी। वो उसकी बात मान गया, जबकि वास्तविकता यह थी कि चालाक सियार फिर से रात को 10 और कौवे मारकर चुपचाप खा चुका था। अगली रात को सब कौवे चुपचाप सो रहे थे। चालाक सियार ने उसी रात शेष बचे 10 कौवों को भी मार खाया। इस तरह चालाक सियार ने चतुर कौवों से अपने अपमान का बदला ले लिया था। बहुत पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र थे। चारों भीषण गरीब, भीख मांगकर किसी तरह जीवन गुजारते। रोज चारों भीख मांगने निकल जाते, जो मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालते। बहुत कष्ट में उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन चारों ने सोचा कि इस तरह घर घर
भीख मांगकर कब तक जीवन चलेगा? क्यों न राजा के पास जाकर भीख मांगी जाए? राजा जो देंगे उससे निश्चय हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं रह जाएगा। लेकिन राजा के पास जाकर उनसे भद्रता पूर्वक ठीक ठीक बात करनी पड़ेगी। परंतु वे तो गंवार थे, जो बोलना चाहिए वो न बोल, कुछ और भी बोल देने से तो राजा नाराज हो जाएंगे और उन्हें धक्का दिलवाकर बाहर निकाल देंगे। राजा से क्या बोला जाए, यह सोचते 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 चारों राजा से मिलने के लिए चल पड़े। चलते चलते उन लोगों ने देखा कि एक मोटा चूहा मिट्टी खोद बिल बना रहा है। उसे एक मित्र देखकर एक मित्र चिल्ला उठा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलकर भीख मांगूंगा, यह मेरी समझ में आ गया। अन्य मित्रों ने उससे पूछा, क्या बोलेगा राजा को? उसने कहा, राजा को कहूंगा, देखिए देखिए मिट्टी खोदे खपा खप। यह सुनकर बाकियों ने सोचा कि हमारी समस्या का तो हल हुआ नहीं। कुछ और आगे चलने पर उन लोगों ने देखा कि एक मेढक जोर से उछला। उसे देखते ही दूसरा मित्र चिल्ला उठा, मिल गया, मिल गया। राजा को क्या बोलूंगा, यह मिल गया। बाकी सभी ने पूछा, क्या बोलोगे? उसने कहा, बैठ गया है धपाधप। दो मित्रों की तो समस्या दूर हो गई। बाकी के दोनों मित्र चलते चलते ध्यानपूर्वक रास्ते के दोनों ओर देखते हुए जा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक सूअर पर पड़ी। वो कीचड़ में लोटपोट हो रहा था। यह देखकर एक मित्र उछल पड़ा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलना है, यह पा गया। सभी ने उत्सुकता से पूछा, क्या बोलना है, हमें भी बताओ। उसने कहा, मैं कहूंगा, घसते रहो, घसते रहो, घसते रहो, घस घस, फिर दो पानी। तीनों मित्रों की समस्या तो सुलझ गई। चौथे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलेगा। चलते चलते वे शहर में प्रवेश कर गए। सड़क के दोनों ओर घर थे। लोग रास्ते में आ जा रहे थे। एक आदमी बहुत तेज गति से शहर की ओर जा रहा था। उसे देखते ही चौथा मित्र बोल उठा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलना है, पा गया। मैं कहूंगा, बड़ा रास्ता छोटी गलू। जानता हूं तुम क्या करना चाहते हो। सब अपनी बात को याद करते करते शहर के मुख्य बाजार में पहुंच गए। एक सज्जन से उन्होंने सारी बातें एक कागज में लिख देने का अनुरोध किया, ताकि वे राजा को अपनी बात बोलने में गड़बड़ा न जाए। उस व्यक्ति ने उनका अनुरोध स्वीकार कर उनकी बातें एक कागज पर लिख दी। चारों राजभवन में पहुंचकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। वे इस बात पर खुश थे कि राजा को बोलने का कोई जोखिम नहीं रहा। राजा ने कागज को ध्यान से पढ़ा, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, पर कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ा। चारों मित्रों ने देखा कि राजा मुश्किल में पड़ गए। उनकी लिखी बातें उनके समझ में नहीं आ रही हैं। उन्हें भय हुआ कहीं राजा उन्हें पढ़कर उसका अर्थ समझाने के लिए न कह दे।
उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था और डर के मारे वे अपनी अपनी बात भूल भी चुके थे। फिर उस व्यक्ति ने उस कागज में उन्हीं की कई बातें लिखी होंगी, इसकी क्या गारंटी थी। डर के मारे वे सब 9-11 हो गए। इधर राजा के मंत्री के मन में राजा को मारकर राजगद्दी पर बैठने का पाप जगा। उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने राजा के हज्जाम एवं एक नायब को अपने षड्यंत्र में शामिल किया। उसने हज्जाम को कहा कि कल जब तुम राजा की हजामत करने जाओगे तो उस तरह से उसका गला काट देना। लोभ में पड़कर हज्जाम राजी हो गया। लेकिन राजमंत्री ने एक दूसरी योजना भी बना रखी थी। उसने सोचा यदि नाई अपने काम में सफल नहीं हुआ तो फिर उसका षड्यंत्र धरा का धरा रह जाएगा और नाई ने सारा भेद खोल दिया तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। यही सोचकर उसने उसी रात राजकोषागार को खाली करने का निश्चय किया। राजकोषागार की देखभाल एवं उसकी रक्षा का जिम्मा जिस नायब पर था उसे मंत्री ने पहले ही अपनी मुट्ठी में कर रखा था। उसने उसे पटा रखा था कि रात के अंधेरे में कोषागार में सेंध मारकर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपए निकाल लेगा। रात होने पर मंत्री और नायब कोषागार की बाहरी दीवार के पीछे सेंध मारने के लिए छिप गए। इधर राजा अपने कमरे में उन 4 मित्रों के दिए कागज में लिखी बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। हठात उनके मुंह से निकला, मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर मंत्री और नायब चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि राजा को उनके द्वारा सेंध मारने के षड्यंत्र का पता चल गया है। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। दोनों सेंध मारना छोड़ चुपचाप दीवार से सटकर बैठ गए। इधर राजा ने अपनी धुन में दूसरी पंक्ति पढ़ी। बैठ गया धपाधप। मंत्री और नायब ने सोचा लगता है राजा ने उनकी चोरी पकड़ ली है। भय से उनकी हालत पतली हो गई और दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दूसरे दिन सुबह जब नाई राजा की हजामत करने आया तब भी राजा उसी कागज को लेकर गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। योजना अनुसार नाई राजा का गला काटने के लिए उस तरह को धार देने लगा। हठात राजा बोल उठा, घसते रहो, घसा घस, फिर दो पानी। नाई चौंक उठा। उसने सोचा राजा हजामत से पहले उसके मुख पर पानी लगाने के लिए बोल रही है। इसलिए जब वो राजा के मुख पर पानी लगाने लगा तभी राजा बोल उठे, जानता हूं तुम क्या करना चाहते हो। नाई को काटो तो खून नहीं। उसने सोचा कि निश्चित रूप से राजा उसकी चाल समझ गए हैं। बचने का कोई उपाय नहीं जानकर वो राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने मंत्री के षड्यंत्र का भी भाड़ा फोड़ दिया। सब सुनकर राजा ने नायब को आदेश दिया कि मंत्री और नाई को अभी बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया जाए। नायब ने सिपाही को बुलवाकर नाई को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तब राजा के मुख से हठात निकल गया, मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर नायब ने सोचा कि यह तो सर्वनाश हो गया।
निश्चित रूप से राजा उसके द्वारा सेंध मारने की बात कर रहे हैं। अब तो उसे भी कारागार में जाना पड़ेगा। बिना देर किए वो राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपने खिलाफ चलने वाले इतने बड़े षड्यंत्र को जानकर राजा को भीषण आश्चर्य में पड़ गए। बाहर जाकर कोषागार की दीवार पर सेंध काटते से हुए गड्ढे को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। राजा के आदेश से तीनों अपराधियों को कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सोचा यह तो सामान्य बात नहीं है। इतने बड़े षड्यंत्र की बात उन चारों ने सांकेतिक रूप से उन्हें पहले ही बता दी थी। उस कागज में लिखी बातों के कारण ही तो आज उनके प्राण बच गए, कोषागार लुटने से बच गया। राजा ने उन चारों को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे ताकि उन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत कर सकें। लेकिन चारों मित्र राजा की उस भंगिमा को देखकर इतने डर गए थे कि वे भागकर कहाँ चले गए, किसी को उनकी कोई खबर ही नहीं मिली।